भारत में हृदय रोगों के कारण होने वाली मौतों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि देखी गई है। यह एक चौंकाने वाली बात है कि परिवार के मेडिकल इतिहास की तुलना में खराब जीवन शैली इस वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। जोखिम वाले कारकों में गतिहीन जीवन शैली, मोटापा, तनाव और अस्वस्थता आहार की आदतें शामिल हैं। आज हम आपके साथ महानगर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राज कपूर के साथ हुई एक वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। हृदय रोग की समस्या अपने देश में तेज़ी से बढ़ रही है। उसके साथ साथ शुगर या डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में अभी जो कोविड का काल आया है उसमें भी जो है कुछ प्रॉब्लम आई, उनके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। हृदय रोग की समस्या में जो मुख्य कारण होते हैं बढ़ती हुई उम्र या मेल्स में ज़्यादा होते हैं या जेनेटिक कारण होते हैं, तो इन कारणों को हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो और कारण होते हैं उसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, सीडेंट्री हैबिट्स, मोटापा और खान पान का नाप्रॉपर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे हृदय रोग की समस्या बढ़ जाती है। अब एक हृदय रोग का मरीज किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है? तो हृदय रोग या एंजाइना या हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, उसमें पेशेंट को जो है सीने में दर्द हो सकता है। ये दर्द जो है जबड़े में जा सकता है, ये दर्द हाथ में जा सकता है, दोनों हाथों में जा सकता है। ये दर्द अब पेट के ऊपर वाले पार्ट में अम्बलाइकस के ऊपर भी जा सकता है। इस दर्द के साथ साथ घुटन भी हो सकती है। इस दर्द के साथ साथ सांस भी फूल सकती है या किसी को बेवजह स्वेटिंग होने लगे, ये भी इस रोग का लक्षण हो सकता है। या कभी पेशेंट चक्कर खा जाए तो भी एक इस रोग का लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ मरीज को सांस भी फूल सकती है। तो इस तरह के अगर लक्षण हैं तो ये हृदय रोग की तरफ आपको इंगित करते हैं। और ऐसी अगर कोई दशा है तो उसके लिए आप अपने हृदय रोग विशेषज्ञ या अपने फिजिशियन से कंसल्ट करिएगा। ठीक है। अगर किसी को एक्यूट हार्ट अटैक या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन पड़ रहा है तो इस दशा में जो है जो उसका दर्द होएगा वो ज़्यादा देर तक होएगा, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होगा। तो सबसे पहले उसको एकदम डिस्प्रिन की आधी टैबलेट दे दीजिएगा और अपने नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में उसको शिफ्ट करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आजकल अगर पेशेंट टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसको समय से या तो हृदय रोग की करने वाली तीव्रता कम करने वाला इंजेक्शन दिया जा सकता है या उसको एंजियोग्राफी करके उसको छल्ला डाल के उसकी लाइफ को बचाया जा सकता है। क्योंकि हृदय रोग के हार्ट अटैक में पहले 1 घंटा या पहले 6 घंटे या पहले 24 घंटे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इसे कहते हैं कि टाइम लॉस इज मसल लॉस, कि अगर ज़्यादा समय बीत गया तो हार्ट की मांसपेशियाँ वीक होने लगेंगी। एक बार अगर आपको हार्ट का अटैक का ट्रीटमेंट अगर अस्पताल में मिल जाता है तो उसके बाद अस्पताल के बताए अनुसार या अपने डॉक्टर के बताए अनुसार आपको अपना खान पान कंट्रोल करना है, आपको अपनी डाइट कंट्रोल करना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है। ठीक है। और जहाँ तक एक्सरसाइज या मूवमेंट का चीज़ है वो आप अपनी जो है उस डॉक्टर के बताए अनुसार चला करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंस आती है रेगुलर चेकअप की। बीच बीच में अपने डॉक्टर को रेगुलर चेकअप जरूर करवाइए जाएगा। वो पेशेंट जिनके छल्ला पड़ा हुआ है उनके लिए विशेष हिदायत ये है कि वो अपनी दवाएं ना छोड़ें बिना डॉक्टर को बताए हुए। कभी कभी मरीज होते हैं उसमें ये कह देते हैं कि हम दवा ले नहीं पाए या भूल गए या हम ला नहीं पाए थे या कल ख़त्म हो गई थी। ऐसा ना करिएगा, क्योंकि जो है पहले 6 महीनों में छल्ले में दोबारा ब्लॉक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर आप दवा छोड़ देंगे तो उसमें छल्ले में दोबारा ब्लॉक हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा मैंने डिस्कस करा कि हार्ट के जो मरीज हैं जो अटैक के रूप में आए हैं उनके बारे में। उसके अलावा भी अपना जो है नैतिक जीवन में जो है डे टू डे जीवन में जो है खाने में घी, तेल, मक्खन वाली चीज़ों का परहेज, जिसमें हम कहते हैं कि पेट हुआ मटका तो स्वास्थ्य को लगा झटका। तो ऐसी चीज़ें ना करिएगा। आपका पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर पे भी मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर इज़ द साइलेंट किलर फॉर द बॉडी। सो कभी कभी पेशेंट ऐसा होता है अपना BP नपाते ही नहीं है
उसे लगता है कि मेरा नॉर्मल है, और वो पेशेंट जो है सांस फूलते हुए या जो है पैरालिसिस करके या किडनी फेलियर करके इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसी दशा में अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर हो रही है, या आपको सिर दर्द होता है, या कोई परेशानी हो रही है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को भी चेक कराइएगा और ब्लड प्रेशर को रेगुलर कंट्रोल करिएगा। कुछ मरीज ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाएं लगातार खाते रहते हैं, चेकअप नहीं करवाते हैं। तो ब्लड प्रेशर समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदल सकता है। पर कम से कम जो है साल में हर 3 महीने के इंटरवल पे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवाओं को एडजस्ट जरूर करवाइएगा। डायबिटीज़ की जहाँ तक बात है, वहाँ पे भी जो है मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाने का परहेज, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज की बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज अपने डॉक्टर के बताए अनुसार करिएगा। उसके अलावा भी जो ब्रिस्क वॉकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप 30 मिनट जो है वॉकिंग और उसमें 3 किलोमीटर चलने की जो है प्रक्रिया जो है पूरा करा करिएगा। योगा का आजकल हम लोग जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हर टीवी चैनल पे हम योग की क्रियाएँ देखते हैं, तो योगा को भी विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आता है शुगर के कंट्रोल का। शुगर के कंट्रोल में दूसरी चीज़ें आती हैं कि मरीज़ क्या करता है कि शुगर की जांच करवा लेता है और डॉक्टर को नहीं दिखाता, या उसको कंसल्ट नहीं कराता, या मेडिसिन रेगुलेट नहीं कराता है। और फिर जब कभी 6 महीने बाद मिलेगा, साल भर बाद मिलेगा, तो कह देगा कि मैं तो अपनी जांचें करवाता रहा था। जांच करवाना तो इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपकी दवाओं को रेगुलेट करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शुगर की जांच के बारे में जब हम आपको बताना चाहेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट कराएंगे। बहुत से पेशेंट होते हैं जो केवल फास्टिंग शुगर कर लेते हैं और उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल आती है और वो खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर भी करनी है, क्योंकि बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनकी फास्टिंग शुगर तो 100 से कम होती है और खाने की बाद की शुगर जो है 200 से ऊपर चली जाती है। तो इस चीज़ पे आपका विशेष ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद आता है 3 महीने वाली शुगर या HbA1c या एवरेज ब्लड शुगर। तो एवरेज कम से कम HbA1c साल में 2 बार जरूर करवाइएगा, और HbA1c आपका या 3 महीने वाली शुगर आपको कंट्रोल होनी चाहिए। विशेष हिदायत उन मरीजों के लिए जो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग हार्ट की मरीज के लिए या डायबिटिक पेशेंट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो स्मोक नहीं करते हैं, वो पैसे भी स्मोकिंग से पड़े हुए परेशान होते हैं। उनका दोस्त स्मोकिंग करता है, आप उसके साथ बैठे हुए हैं तो आपको वो धुआं पहुँच रहा है। तो स्मोकिंग को बंद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो ये पेशेंट कह देते हैं कि मैंने स्मोकिंग कम कर दी है या मैं 1 सिगरेट पीता हूँ, ये इससे कुछ नहीं होता। आपको बिल्कुल ही स्मोकिंग बंद करनी है, ना पीना है, ना पीने वाले के पास बैठना है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर होता है। छोटी छोटी स्मोकिंग से ही बहुत स्मोकिंग बनती है, और मैंने ऐसा कोई स्मोकर नहीं देखा कि जो बीमारी से ग्रसित ना हुआ हो। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे बिल्कुल दूर हो जाइएगा, उसको बंद कर दीजिएगा। और आप पैसिव स्मोकिंग से अगर उसमें हैं तो पैसिव स्मोकिंग करिएगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मरीजों के लिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जहाँ तक बात मेरे पास आती है तो उसके लिए मैं कह दूँगा कि अपने जो है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया वो बढ़िया, जो हो रहा है वो बढ़िया, ठीक है। उसके लिए आप अपने टेंशन में मत डालिएगा अपने जीवन को, ठीक है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना ने हमारे जीवन को चेंज कर दिया है। तो हम लोग जो चीज़ें हो गई हैं उसमें दिमाग में टेंशन ना डाल के आगे को, भविष्य को देखें और दिमाग को टेंशन ना करें। अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कोविड के बारे में। जब कोरोना जब से आया है तो हमारी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो रही है, चाहे वो हमारी बीमारी से रिलेटेड लाइफ स्टाइल हो या हमारी जो है डे टू डे सोशल लाइफ हो या फाइनेंशियल बर्डन हो। लेकिन ये समझ लीजिए ये काले बादल हमेशा बने नहीं रहते हैं। काले बादल कब तक बने रहेंगे, ये बादल जो है ये बुरा समय कब तक रहेगा, कभी ना कभी अच्छा समय आएगा। इस जोश के साथ, इस उम्मीदों के साथ हमें जुटे रहना है। कोरोना के में मैं ये कहूँगा कि सरकार द्वारा निर्देशित कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। उस चीज़ को हल्के से न लीजिएगा। हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, दूर दूर रहना है, मास्क का बराबर प्रयोग करना है। मैं अपने साथ हमेशा मास्क प्रयोग करता हूँ, क्योंकि लेकिन आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो इस समय मैंने मास्क हटा दिया था, लेकिन मास्क हमेशा अपने पास रहता है। जैसे ही हमारी बात खत्म होगी मैं मास्क अपना लगा लूँगा। उसके साथ साथ जो है सैनिटाइजिंग या क्लीनिंग ऑफ हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है।
सैनिटाइजेशन को जरूर करिएगा, बिल्कुल फॉलो करिएगा। अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में घूम रहा है, कब दोबारा अटैक कर दे ना इसकी कोई भविष्यवाणी है, ना भविष्यवाणी करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें इसके बचाव की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है वैक्सीनेशन। मैं आपको फिर बता दूँ, कोरोना की रोकथाम में इन चीज़ों के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं 3 बार कहूँगा, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। किसी भी कन्फ्यूजन में ना जाइएगा। वैक्सीनेशन सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सबको होना है। वैक्सीनेशन के बारे में कोई अगर आपको भ्रांति फैलाता है तो उसकी तरफ मत जाइएगा। वैक्सीनेशन लगवाना है। कोई आपको मेजर प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सी वैक्सीन लगनी है, क्या लगनी, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। जितनी जल्दी हो वैक्सीनेशन करवाइएगा। इसी शब्दों के साथ मैं आप चाहूँगा कि आप अपना एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करें और आपका जीवन सफल हो।